हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेड केम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आज मैं अपने अगले लेक्चर के साथ, लास्ट लेक्चर में हमने आइडियल गैस इक्वेशन वगैरह कर लिया था। फिलहाल आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं भाई दो चीजें हैं हमारे पास। पहला हम पढ़ने वाले हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या होता है। सर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ने वाले। सेकंड जो हमारा टॉपिक रहेगा उसका नाम है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन या फिर इफ्यूजन, और साथ ही साथ डिफ्यूजन का मतलब क्या है, इफ्यूजन का मतलब क्या है, सारी चीजें जानने वाले हैं। भाई आपको पता होगा कि इस वक्त जो हम कर रहे हैं उस यूनिट का नाम है गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट आपके किसी भी सेमेस्टर में हो, किसी भी लेवल के लिए हो, आप इजीली पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गैसियस स्टेट सर हम पढ़ने वाले हैं और इसके हमारे अब तक जो है ना भाई कितने 4 लेक्चर हो चुके। ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है। इस वक्त जो हम करने वाले हैं दैट इज लेक्चर नंबर 5। ओके सर, लेक्चर नंबर 5 है, मतलब इससे पहले सर 4 लेक्चर हो चुके हैं, बिल्कुल हो चुके हैं 4 लेक्चर। नाउ कम टू द लेक्चर नंबर 5। क्या है सर, क्या करना है लेक्चर नंबर 5 में? 4 लेक्चर में हमने क्या पढ़ा एक बार वो भी देख लेते हैं भाई। ये हमने बीएससी 3rd सेमेस्टर केमिस्ट्री के लिए हम पढ़ रहे थे, तो ये हमारे पास सारी की सारी यूनिट थी जिसमें से हम केमिकल काइनेटिक्स, इक्विलिब्रियम, फेज की बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है भाई, बहुत ज्यादा। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना, ये सेमेस्टर एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें जो जितने भी टॉपिक हैं वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चाहे केमिकल काइनेटिक्स हो, केमिकल इक्विलिब्रियम हो, फेज इक्विलिब्रियम हो, गैसेस स्टेट हो, कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन की थ्योरी हो, और ये भी स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मैग्नेटिक बहुत लाजवाब यूनिट है भाई। तो ये सारे के सारे टॉपिक है। इसमें हम ये बोल सकते हैं अगर कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक लिक्विड स्टेट ऐसा है जिससे हमारा थोड़ा सा कम पूछा जाता है, बाकी सारी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चलिए इन्हें हम कर चुके हैं भाई। लिक्विड स्टेट अभी बचा है और इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी बचा है, बाकी 2 यूनिट ये बची है। बाकी हमारी गैसेस स्टेट चल रही है, बाकी हमारी हो चुकी है ना। चलिए ये गैसेस स्टेट का हमारे पास सिलेबस था जिसको हम कर लें भाई। मैटर क्या होता है, फिर गैस क्या होता है, फिर ये हमने जाना गैसेस का कन्वर्जन, गैस लॉ हम पढ़ रहे थे, जिनमें से भाई हम वर्ल्स लॉ पढ़ चुके हैं, चार्ल्स लॉ पढ़ चुके हैं, गैल-सिक्स लॉ पढ़ चुके हैं, एवोगाड्रोज लॉ पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ यहाँ पर इनके सब के बाद एक आइडियल गैस इक्वेशन भी पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं भाई? आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन को भी हम पढ़ चुके हैं सर इन लॉज की हेल्प से। इसके बाद अगर हम बात करें भाई आज के लेक्चर में हम ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन या फिर इसको ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन भी कहा जाता है और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को पढ़ने वाले हैं। चलिए फिर पढ़ते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी हम पहुंचे अपने टॉपिक पर। लास्ट लेक्चर में जो हमने किया था उसका नाम था आइडियल गैस इक्वेशन, और वो हमने देख लिया था क्या था भाई, पीवी इक्वल टू एनआरटी, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक है जिसका नाम है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। पार्शियल नाम क्यों दिया गया? प्रेशर तो समझ में आता है सर, कहीं ना कहीं कोई प्रेशर लग रहा है, दाब लग रहा है, पर पार्शियल का मतलब क्या है? दूसरा इसने डाल्टन्स लॉ ने इसको क्यों बताने की कोशिश की और क्या था वो भी समझ में। पार्शियल का मतलब ये चीज होती है, जैसे मान लीजिए एक सिंपल तरीके से बोले, एक सिंपल तरीके से ऐसे मान के चलते हैं भाई, आप किसी कोई मान लो ऑटो है, जो भी आपके घर में जो भी वाहन है, अब वो मान लो स्टार्ट नहीं होता तो क्या करते हैं हम धक्का लगाना स्टार्ट करते थे, ये तो होता है। अगर स्टार्ट नहीं हो रहा तो हम धक्का लगाना, अपना दाब लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, ठीक है। कोई एक बंदा लगा रहा है, कोई एक बंदा उस ऑटो के अंदर मतलब दाब लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उसका वो टोटल प्रेशर होगा भाई। टोटल प्रेशर आएगा तो ऑटो थोड़ा सा आगे जाएगा, यही तो होगा बिल्कुल। अगर मान लीजिए अब एक से धक्का ठीक से लग नहीं पा रहा है, दूसरा बंदा है, अब दोनों ही अपना अपना क्या लगाएंगे, दाब लगाएंगे, तो जो ऑटो है वो जो आगे बढ़ेगा वो किसके प्रेशर से बढ़ेगा, पहले वाले के या दूसरे वाले के? आप सोच के बोलोगे सर ये तो दोनों से बढ़ रहा है ना, ये दोनों अपना अपना लगा रहे हैं। अब बात ये है ऑटो तो टोटल प्रेशर की वजह से आगे जा रहा है। अब वो टोटल प्रेशर किसकी वजह से? किसी एक की वजह से नहीं है, वो जो टोटल प्रेशर है वो उन दोनों की वजह से होगा। पहले वाला बंदा अपना खुद का लगा रहा होगा, दूसरा वाला अपना बंदा खुद का लगा रहा होगा, उन दोनों का प्रेशर मिलाकर तो टोटल बना होगा। तो सर जो पहले वाला है ना, पहले वाले का जो प्रेशर है वो पहले वाले का पार्शियल प्रेशर होगा, दूसरे वाले का दूसरे वाले। अभी समझ में नहीं आ रहा तो हम अपनी केमिस्ट्री से समझाने की कोशिश करते हैं। कैसे समझेंगे सर? हम कुछ इस तरह से समझ लेंगे। हमारे पास में मान लीजिए मैंने बहुत ही अच्छे से एक प्यारा सा क्या ले लिया है,
एक कंटेनर इस तरह से ले लिया, एक कंटेनर लिया। अच्छा ऐसे सर 2 कंटेनर ले लीजिए, चलिए ठीक है मान लेते हैं हमने ऐसे कितने कंटेनर ले लिए, 2, ठीक है। और इस कंटेनर के अंदर मैंने एक गैस भर रखी है, ये मेरे पास कोई भी गैस है, ठीक है, ओके। इसी तरह से दूसरे वाले में भी क्या भर रखी है मैंने भाई, एक गैस भर रखी है, तो मेरे पास 2 कंटेनर हो गए। बिल्कुल। अब हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि इसमें जो मैंने गैस भरी है ना, ये वाला कंटेनर ए, इसमें मेरी गैस है ए। कौन सी गैस भर दी, ए दिख रहा है नहीं दिख रहा है, देख तो रहा होना चाहिए भैया ना, क्योंकि कलर थोड़ा सा चलो बदल देते कलर। हमने इसमें जो है एक गैस भर रखी है, जो गैस हमारे पास कौन सी है, ए। इसमें जो गैस मैंने ली है वो कौन सी ले रखी है, बी। इसमें मैंने ए गैस ले रखी है, इसमें मैंने बी गैस ले रखी है। अभी मैं एक काम करना मेरे को, मैं एक बड़ा कंटेनर लेता हूँ, मैं एक बड़ा कंटेनर ले लेता हूँ मान लीजिए ये, और जिसमें मैंने क्या किया, जिसमें मैंने ये किया भाई, ए को भी इसमें भर दिया और बी को भी इसमें भर दिया, ठीक है भाई। ए और बी मैंने इसमें दोनों गैस को इसमें भर दिया, ठीक है। इसमें क्या है भाई, इसमें हमारे पास हो गया ए प्लस बी, ए और बी दोनों यहां पर मैंने मिक्स कर दिए भाई। आपको पता होना चाहिए दिस वन इज गैस ए, दिस वन इज गैस बी, और यहां पर क्या हो जाएगा, गैस ए प्लस बी। मैंने दोनों को मिला दिया, यही मैं कहना चाह रहा हूं, बिल्कुल कहना चाह रहा हूं। सर एक बात बताओ, जब मेरा प्योर ए होगा तो यहाँ पर ये इसकी वॉल पर, इसकी दीवार पर अपना एक प्रेशर लगा रहा होगा, बिल्कुल ये अपना एक प्रेशर लगा रहा होगा। इसी तरह से बी भी अपनी दीवार पर क्या कर रहा होगा, एक प्रेशर लगा रहा होगा। यहाँ पर प्योर बी अपना प्रेशर लगा रहा है, प्योर बी अपना प्रेशर लगा रहा है। अब मुझे यहाँ बताओ, इस कंटेनर पर जो प्रेशर लग रहा होगा, इस कंटेनर पर जो प्रेशर लग रहा होगा वो खाली ए लगाएगा या बी लगाएगा, खाली ए लगाएगा या बी लगाएगा। तो हम कहेंगे सर बड़े प्यार से, क्योंकि कंटेनर के अंदर गैस ए भी है गैस बी भी है, तो जाहिर सी बात है सर जो टोटल प्रेशर इसका जो लग रहा होगा, इसका जो टोटल प्रेशर लगेगा वो सर टोटल प्रेशर ए और बी दोनों के कारण होगा, ए और बी दोनों के कारण होगा नहीं होगा। मान लीजिए ए कितना प्रेशर लगा रहा है, हमने कहा सर ए ना पी ए के बराबर प्रेशर लगा रहा है। बी कितना प्रेशर लगा रहा है, सर बी ना पी बी के बराबर प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। ए आपका पी ए के बराबर प्रेशर लगा रहा है, बी आपका पी बी के बराबर प्रेशर लगा रहा है। तो हम कहेंगे सर टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे सर पी ए प्लस पी बी के बराबर हो जाएगा टोटल प्रेशर। आई होप इतनी बात तो क्लियर होगी, बिल्कुल। सर यही अगर हम आपसे कहें कि ये क्या है, कि पी ए क्या है, तो हम इसी को नाम देते हैं, दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। ये ए का पार्शियल प्रेशर हो, पार्शियल का मतलब उसका आंशिक, उसका खुद का प्रेशर। भाई भीड़ में कोई धक्का लगा रहा है तो उस भीड़ में वो अपना कितना दे रहा है उसको बोलेंगे क्या हम, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ठीक है। दूसरा है हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पी बी क्या है हमारा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। अभी सर आपको एक चीज तो समझ में आ गई कि पार्शियल प्रेशर क्या होगा। अब समस्या ये थी कि मान लीजिए मैंने ए भी मिला दिया और मैंने बी भी मिला दिया। अब समस्या ये थी ए कितना प्रेशर लगा रहा होगा, बी कितना प्रेशर लगा रहा होगा। भाई अगर मान लीजिए इस कंटेनर के अंदर लगा हुआ प्रेशर को मैं काउंट करूं या मेजर करता हूं, तो मुझे यही तो पता लगा सकते हैं हम कि टोटल प्रेशर कितना लग रहा है। भाई कुल दाब कितना, कुल प्रेशर कितना है, ये तो हम पता कर सकते हैं। लेकिन उन कुल प्रेशर में ए कितना प्रेशर लगा रहा है, बी कितना प्रेशर लगा रहा है, ये कैसे पता करेंगे। सपोज भाई कहानी ना, भाई अगर भीड़ में ऑटो में धक्का लगा रहे हैं, अगर एक बंदा लगा रहा है तो हमें पता चल जाएगा पूरा धक्का यही लगा रहा है, और भीड़ में लगा रहा है तो कोई बंदा कितना धक्का लगा रहा है ये कैसे पता चलेगा। हम थोड़ी नहीं पता कर सकते भाई ये ज्यादा लगा रहा है या वो ज्यादा लगा रहा है, नहीं पता कर सकते। तो वही कहानी है यहाँ पर भी कि भाई ए अपना खुद का प्रेशर कितना लगा रहा है, बी अपना खुद का प्रेशर कितना लगा रहा है, ये तो मेजर ही नहीं कर सकते। तो इसको मेजर करने के लिए हमारे पास बहुत प्यारा सा अच्छा सा काम किया था, और वो किया था डाल्टन से। डाल्टन ने कहा बिल्कुल हम बताते हैं आपको कि इनका पार्शियल प्रेशर किस तरह से मेजर किया जाएगा।
बोले ठीक है बता दो। कैसे बताओगे? उन्होंने कहा अगर ये दोनों आइडियल गैस हैं तो हम आइडियल गैस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं जिसका नाम है पीवी इक्वल टू एनआरटी। कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, चलिए फिर चलते हैं उसकी तरफ चलते हैं। किसकी तरफ है? हम चलते हैं डाल्टन्स की तरफ। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या करना भाई? वी नो क्या जानते हैं भाई? आइडियल गैस इक्वेशन क्या है भाई? आइडियल गैस इक्वेशन होती है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। यही तो हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। आइडियल गैस इक्वेशन होती है अपने पास पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। कोई दिक्कत है? सर हम कहेंगे बिल्कुल दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइडियल गैस इक्वेशन हो जाएगी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब एक बात बताओ, हम यहां से लिखना चाह रहे हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। कैसे लिखेंगे? हम यहां से लिखते हैं पहले पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। अगर मैं ए का पार्शियल प्रेशर लिखना चाहूं तो भाई पार्शियल प्रेशर को पी ही तो बोला था। बिल्कुल। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है सर? आइडियल गैस इक्वेशन होती है हमारे पास पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। यही होता है? बिल्कुल होता। क्या मैं यहां से सर ऐसा कर सकता हूं, अगर मुझे ए का पार्शियल प्रेशर निकालना तो पी की जगह पी लिख सकता हूँ? बिल्कुल। अच्छा इस कंटेनर में देखो, अच्छा यहाँ पर उसका मान लीजिए वॉल्यूम वी है, ए का प्रेशर कितना है? पी ए है। उसके ए के मोल कितने हैं? मान लीजिए एन ए मोल उसमें मिलाए गए। आर गैस कांस्टेंट है, टी आपका टेम्परेचर है। चल सर ये तो हो गया। यहाँ से पी ए की वैल्यू निकालो तो पी ए बराबर हो जाएगा एन ए आर टी अपॉन वी। हो गया सर? बिल्कुल हो गया। इसको हम इक्वेशन 1 बना लेंगे, इक्वेशन नंबर 1। ओके सर, कोई समस्या है क्या? बिल्कुल नहीं है सर, होनी भी नहीं चाहिए। हम एक काम और कर सकते हैं सर। क्या कर सकते हैं सर? हम पार्शियल प्रेशर ऑफ बी निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ बी निकालने की कोशिश करूं, करता हूं तो कहानी तो सर वही होगी। क्या होगी? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। सर ए बी है तो इस बार प्रेशर वी का ले लेंगे और मोल भी किसके हो जाएंगे? बी के। सर वॉल्यूम नहीं लेना क्या? हम कहेंगे सर वॉल्यूम नहीं लेना क्या? वॉल्यूम नहीं लेना। क्यों? क्योंकि भाई एक बात बताओ, जिस कंटेनर में ए और बी मिलाया गया है उसका वॉल्यूम तो फिक्स रहेगा ना। उसका वॉल्यूम हमने फिक्स रखा है। उसका वॉल्यूम कितना हो गया भाई? यहाँ पर अगर हम बोले हैं, हम ये बोल सकते हैं सर इसका वॉल्यूम कितना है? इसका वॉल्यूम वी है, इसका टेम्परेचर टी है, गैस कांस्टेंट आर है। ये तो कांस्टेंट ही रहेंगे सब। क्या रहेंगे? सब कांस्टेंट फिक्स रहेंगे, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। बस चेंज है तो किसमें भाई? ए का प्रेशर है, और ए का प्रेशर किस चीज पर डिपेंड करेगा? हम कहेंगे सर ए के जितने मोल मिलाए गए उस पर डिपेंड करेगा, बी के जितने मोल मिलाए गए उस पर डिपेंड करेगा बी का प्रेशर, ए के जितने मोल मिलाए गए उस पर डिपेंड करेगा ए का प्रेशर। सीधी सीधी बात है भाई, जितना ज्यादा ए के मोल उतना ज्यादा ए का पार्शियल प्रेशर, जितना ज्यादा बी के मोल उतना ज्यादा बी का पार्शियल प्रेशर। ये तो हमने निकाल के देखा। अब यहाँ से आते हैं, हम यहाँ से जैसे पी ए की वैल्यू निकाली थी वैसे हम पी वी भी निकाल सकते हैं। तो पी वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एन बी आर टी अपॉन वी। ओके सर, ये हो जाएगा अपने पास इक्वेशन नंबर 7। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, इसमें तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। सर टोटल प्रेशर अगर मैं निकालने की कोशिश करूं, सर हमको चाहिए क्या? टोटल प्रेशर। तो यहां से हमने अभी टोटल प्रेशर निकाला था। टोटल प्रेशर ऑफ द कंटेनर इज इक्वल टू, क्या बताया था सर? हमने जाना था टोटल प्रेशर निकालना है तो आपको ए का प्रेशर प्लस बी का प्रेशर दोनों को ऐड कर देना है। भाई यही तो जाना था। अगर आपको टोटल प्रेशर चाहिए तो ए जितना प्रेशर लगा रहा है, बी जितना प्रेशर लगा रहा है उसको ऐड कर दीजिए, टोटल प्रेशर मिल जाएगा हमें। हम तो बस उसी के अनुसार चल रहे भाई। और हमने ए का प्रेशर अभी निकाला एन ए आर टी अपॉन बी। बिल्कुल। हम पी टी अगर हमें निकालनी तो यानी क्या हो जाएगा? एन ए आर टी अपॉन वी प्लस एन बी आर टी अपॉन
बी। ये ए का पार्शियल प्रेशर हो गया, ये बी का पार्शियल प्रेशर हो गया। अब इन दोनों में से हम एक काम कर सकते हैं, इधर भी आर टी अपन बी है, इधर भी आर टी अपन, कॉमन ले सकते हैं ना, बिल्कुल ले सकते हैं। तो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से एन ए प्लस यहाँ से एन बी आर टी अपॉन वी हो जाएगा अपने पास एक फॉर्मूला। अरे सुन लो भैया, यहाँ से आर टी अपन भी कॉमन ले लिया, यहाँ से कौन बचा है एन ए, यहाँ से कौन बचा है एन बी, बीच में प्लस, खत्म करना। इसको हमने बना लिया इक्वेशन नंबर थर्ड, इसको हमने बना लिया इक्वेशन नंबर थर्ड। बहुत सिंपल से, बहुत ही अच्छे से हमने जो भी निकालना था वो हम निकाल चुके। अब हम चलते हैं अपने आगे की तरफ। एक्चुअली हम जो फाइनल फॉर्मूला होता है जहां से हम पार्शियल प्रेशर को निकाल सकते हैं, अब हम वहां चलते हैं पार्शियल प्रेशर को निकालने के। और वहां पर क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर के बीच में रिलेशन का, तो वो भी देख लेंगे। तो यहां से अगर हम बात करें तो हम दो चीजों पे बात करेंगे। हमने ए का पार्शियल प्रेशर इक्वेशन 1 में लिया, बी का 2 में लिया, और टोटल हमने क्या ले लिया, थर्ड में ले लिया। तो अब हम एक काम करेंगे, पहले 1 और थर्ड की बात करेंगे, फिर 2 और थर्ड की बात करेंगे। चलिए हम यहां पर करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड। सर इक्वेशन 1 और थर्ड से आप क्या कहना चाह रहे हो? सर हम ये कहना चाह रहे हैं, अगर मैं इक्वेशन 1 और थर्ड की अगर मैं बात करूं, या फिर एक काम कर सकते हैं, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन थर्ड से। ठीक है सर, ओके। कैसे करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में कौन था सर, पी ए था, और इक्वेशन थर्ड में कौन है, पी टी है। तो हम कहना चाह रहे हैं सर पी ए अपॉन पी टी कर दीजिए। ओके, पी अपॉन पी टी। तो पी ए की वैल्यू क्या थी, हम करना चाह रहे हैं पी ए अपॉन पी टी। तो पी ए की वैल्यू थी एन ए आर टी अपॉन वी, यही था कि नहीं था? बिल्कुल यही था। देखो एन ए आर टी अपॉन वी यही था। ओके, एन ए आर टी अपॉन वी, ये पी होगा। पी टी क्या है सर, ये हमारे पास एन ए प्लस एन बी इंटू आर टी अपॉन वी। क्या सर मैं यहां से इस आर टी अपॉन वी को कैंसिल कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। अगर मैंने आर टी अपॉन वी कैंसिल कर दिया तो यहां से क्या बचेगा, पी ए अपॉन पी टी बराबर बचेगा एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। और आपको ये फॉर्मूला तो पता होना चाहिए, क्योंकि क्लास मुझे लगता है 9, 10, 11, 12 से पढ़ते चले जाते हैं, जिसका नाम होता है मोल फ्रैक्शन। हिंदी में हम मोलेंस भी कहते हैं या मोल प्रभाज कहते हैं, इसे मोल फ्रैक्शन कहते हैं। ये आपका क्लास 11th में जहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़े जाते हैं वहाँ भी पढ़ते हुए, और क्लास 12th में आपका चैप्टर होता है अपने पास कौन सा, जिसको हम सॉल्यूशन कहते हैं, विलियन वाला होता है, वहाँ पर भी पढ़ाया जाता है। मोलेंस नाम का टॉपिक होता है मोल फ्रैक्शन वाला। तो वहाँ पर मोल फ्रैक्शन क्या होता है, किसी भी कंपोनेंट के मोल बटे टोटल मोल का जो रेशियो होता है, दैट इज डिनोटेड एज मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं भाई, ए के मोल डिवाइड बाई टोटल मोल, यानी कि एन ए प्लस एन बी, इसको हम बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। चूंकि इसको हम मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बोलेंगे, तो क्या मैं यहां पर ये लिख सकता हूं पी ए अपॉन पी टी बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यही हो जाना है। तो यहां से हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाना है, पी ए इज इक्वल टू हो जाएगा पी टी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ। सर ये हो गया हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। सर इस फॉर्मूले से हम इजीली पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं सर, यहां पर अगर हमें ए का पार्शियल प्रेशर निकालना तो हमें क्या चाहिए, टोटल प्रेशर तो हम निकाल सकते हैं, उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए जितना आपने ए के मोल फ्रैक्शन में लाए, ए के जितने भी मोल फ्रैक्शन होंगे उससे अगर आप टोटल प्रेशर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का पार्शियल प्रेशर निकल आएगा। आई होप इतनी बात क्लियर होगी, इसमें कोई समस्या नहीं है। सिमिलरली यहां से हम एक और लिख सकते हैं, चलिए यहां पर लिख देते हैं, सिमिलरली इधर ही लिख देते हैं, चलिए है ना, यही हम बात करते हैं। सिमिलरली इसी तरह से जब हम करेंगे बी के लिए, तो वहां से हो जाएगा पी वी इज इक्वल टू पी टी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसमें कोई भाई ऐसे करेंगे, क्वेश्चन 1 और 3 से किया हमने,
पी ए इजकल टू पी टी इंटू एक्स से आ गया। अगर आप इक्वेशन सेकंड और थर्ड से करोगे तो पी बी इजकल टू पी टी इंटू एक्स भी आ जाएगा। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। अब यहाँ से हम कर सकते हैं टोटल प्रेशर। फिर से देखिए, अब हम जैसे यहाँ पर निकाला था ना, ये जो टोटल प्रेशर निकाला उसी को हम इसकी टर्म में निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ से कहेंगे टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर निकालने की जरूरत है? टोटल प्रेशर निकालने की जरूरत, टोटल प्रेशर तो निकल ही गया हमारे पास। टोटल मोल्स आर टी अपॉन वी है, तो यहाँ से पी ए इतना हो गया, पी वी इतना हो गया, बस टोटल प्रेशर करेंगे दोनों को इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो उसको निकालने की जरूरत नहीं, तो बस यही करना था हमारे पास। यही हमारे पास क्या, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो डेफिनेशन हमने लिखी नहीं है इसकी, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट is the product of total pressure of the container and the mole fraction of that component, है ना। तो यहां से आप, चलो इधर लिख देता हूं मैं, इधर जगह है क्या, तो जगह है नहीं, चलिए कोई नहीं, यहां लिख देता है ना। अकॉर्डिंग टू Dalton's law of partial pressure, Dalton's law of partial pressure, Dalton's law of partial pressure, the partial pressure of any component is equal to the product of total pressure and mole fraction of that component, मतलब क्या कहा जाए ना भाई, हमारे पास में ए और बी को जब हमने किसी एक कंटेनर में मिलाया, ए और बी बन गया, तो ए का अपना प्रेशर क्या था पी ए, बी का अपना प्रेशर क्या था पी बी। तो हमने कहा भाई ए का अगर आपको पार्शियल प्रेशर निकालना है तो वो प्रोडक्ट के बराबर होता है किसके, टोटल प्रेशर और ए के मोल फ्रैक्शन के। वैसे बी का जो पार्शियल प्रेशर है वो टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। दिस इज द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। आई होप इतनी बात आपको समझ में होगी। डेफिनेशन हमने आफ्टर द क्लियर हम बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट किया है। तो अगला टॉपिक करते हैं। अब इसमें बहुत हुआ, इतना ही करना था, इससे ज्यादा नहीं करना। नेक्स्ट है हमारे पास ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन। चलिए पहले इसको भी समझते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है, एफ्यूजन क्या होता है। अगर हम इसकी बात करें दोनों की, तो दोनों का मतलब भी समझ लीजिए भाई क्या होता है डिफ्यूजन और क्या होता है एफ्यूजन। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है कुछ इस तरह से, ये मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक। मैंने इसमें छोटा सा छेद कर रखा, सही, एक छोटा सा छेद कर रखा। पहले छेद नहीं था, तो पहले इसमें इस तरह से गैस भरी हुई थी, इस तरह से इसमें गैस भरी हुई थी। ध्यान से सुन लेना जो मैं कहना चाह रहा हूं। इसमें गैस भरी हुई थी। अगर मैं इसमें छेद कर दूंगा ना, अगर मैं इसमें चलो अगर मैं यहां से छेद कर दूंगा, क्या होगा, ये गैस यहां से निकलेगी, ये गैस यहां से निकलेगी, निकलेगी नहीं निकलेगी। आपको आई थिंक थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, चलो कोई नहीं, वापस अच्छे से समझ में आना चाहिए। कुल मिलाकर हमारा ये है, एक कंटेनर मैंने कुछ इस तरह से ले रखा है, पहले उसमें कोई छेद नहीं,
और फिलहाल इसमें हमारे पास हमने गैस भर दी, इसमें एक गैस भर रखी है, ठीक है सर। ये हमारे पास गैस भर रखी, ठीक है। अब यहां से मैंने एक काम किया, मैंने काम ये किया भाई कि मैंने ना यहां से एक छोटा सा छेद किया, ज्यादा बड़ा हो गया, छोटा करते इसको। मैंने छोटा सा छेद किया, एक स्मॉल पोर है, और इस छोटे से छेद से गैस क्या होगी भाई, यहां से निकलना स्टार्ट करेगी, निकलना स्टार्ट करेगी, निकलना स्टार्ट करेगी, नहीं करेगी। इस निकलने को कहा जाता है, इस निकलने को कहा जाता है भाई इफ्यूजन। क्या कहेंगे इसको, इफ्यूजन। इस टर्म को कहा जाता है इफ्यूजन। लेकिन अब गैस जो निकली है, गैस की प्रोबेबिलिटी है, गैस क्या करेगी, सारे में इस तरह से फैल जाएगी, फैलेगी ना, इस फैलने को कहा जाता है डिफ्यूजन। बस इतना ही मतलब है भाई, इतना ही अंतर है बस डिफ्यूजन में और डिफ्यूजन में। जैसे एग्जांपल के साथ बताता हूं, हमारे घर में सर एलपीजी सिलेंडर होता है। क्या होता है, एलपीजी सिलेंडर। अगर एलपीजी सिलेंडर का आप नोजल खोलोगे तो वहां से गैस निकलेगी, बिल्कुल गैस निकलती है ना। जिस नोजल से वो गैस निकलती है उसको बोलते हैं इफ्यूजन। वो गैस इफ्यूज हो रही है, अंदर से बाहर जा रही है एक स्मॉल पिन होल से, क्या आप मान सकते हो ना, या फिर एक टिनी होल से बाहर निकलना किसी भी गैस का क्या कहलाता है, इफ्यूजन कहलाता है। और डिफ्यूजन मतलब फैलना। अब वो गैस निकलने के बाद एक जगह इकट्ठी तो हो नहीं जाएगी, एक जगह इकट्ठी तो हो नहीं जाएगी, वो क्या करेगी, पूरे में फैल जाएगी, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। तो आप इफ्यूजन पढ़ो या डिफ्यूजन पढ़ो, दोनों के लिए एक ही रूल होता है, दैट इज ग्राम्स लॉ। वो कहते हैं भाई कोई गैस है मान लो निकल रही है, तो उसकी स्पीड किस पर डिपेंड करेगी। हम कैसे पता करेंगे, मान लीजिए दो गैस है मेरे पास, एक तरफ मैंने ऑक्सीजन ले ली, एक तरफ मैंने नाइट्रोजन ले ली, बताइए कौन सी जल्दी से निकल जाएगी। भाई टेम्परेचर सेम कर दिया, प्रेशर सेम कर दिया, अब बताओ कौन सी गैस है जो जल्दी से निकलना स्टार्ट करेगी, कौन सी गैस जल्दी से निकलेगी। तो इस चीज के बारे में किसने बताया हुआ है, ग्राम्स लॉ ने बताया, मतलब ग्राम्स ने बताया, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन के तहत। कैसे बताया, अब उसको समझ लेते हैं। आई होप आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि इफ्यूजन क्या होता है और डिफ्यूजन। एक सीधे सीधे मतलब में समझो, इफ्यूजन मतलब एक किसी भी गैस का मूवमेंट है थ्रू ए टिनी होल, एक छोटे से छेद के थ्रू किसी भी गैस का बाहर निकलना इफ्यूजन कहलाता है। और किसी भी गैस का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाके फैलना, वो आपका क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। तो एक स्मॉल टर्म में लिख देता हूं, चलो हल्का सा लिख देता हूं, आपको वैसे जरूरत है नहीं। हम यहां से बोल सकते हैं मूवमेंट ऑफ गैस, मूवमेंट ऑफ गैस थ्रू ए टिनी होल। एक टिनी होल से किसी भी गैस का मूवमेंट इफ्यूजन कहलाता है। डिफ्यूजन मतलब क्या होता है, हम बोल सकते हैं मूवमेंट ऑफ गैस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो concentration, टू लो concentration। ठीक है, ये मतलब है भाई। एक बात बताओ, जहां पर जब गैस इकट्ठी हो जाएगी तो यहाँ पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी ना, तो फैलेगी तो लो कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हो जाएगी, बस यही कहानी है। तो दिस इज द इफ्यूजन एंड दिस वन इज डिफ्यूजन। अब हम अपनी बात कर लेते हैं ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन पर। ठीक है, ओके, आते हैं भैया ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन पर। तो क्या होता है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ओके सर, किसी भी गैस का जो रेट होता है, अगर हम बात करें रेट के बारे में बताता हूं, तो हम बोल सकते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन यानी कि उसके डिफ्यूज होने का रेट और इफ्यूजन उसके इफ्यूज होने का रेट डिपेंड्स ऑन डेंसिटी
कॉमा प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस। ये स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करो। ये स्टेटमेंट कह रहा भाई कोई भी हमारे पास गैस है, उस गैस को निकलने का जो रेट होता है ना, वो किस चीज पर डिपेंड करेगा, उसके टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर ज्यादा होगा तो गैस जल्दी निकलेगी। प्रेशर अगर अंदर ज्यादा होगा तो भी गैस तेज भागेगी, है ना। या फिर अगर प्रेशर बाहर से लगा रहे हैं तो फिर गैस कम निकलेगी। तो कुल मिलाकर प्रेशर का इफेक्ट रहता है, टेम्परेचर का इफेक्ट रहता है, साथ ही साथ डेंसिटी आपने पढ़ा होगा। डेंसिटी इसका लो मास पर वॉल्यूम, यही तो होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। इसको हिंदी में पढ़ता है घना तो बोलते हैं इसको। डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है कि कोई गैस है ज्यादा डेंस है या फिर कम डेंस है। अगर डेंस ज्यादा है तो उसका रेट कम होगा, धीरे धीरे निकलेगी। डेंसिटी उसकी कम है तो तेज तेज निकलेगी, वही कहानी है। तो ये हमारे पास हम बोल सकते हैं किसी भी गैस का जो डिफ्यूजन है या इफ्यूजन है उसका रेट टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी पर डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ। ग्राम्स लॉ ने क्या कहा, हम इसकी बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन, डिफ्यूजन और इफ्यूजन, the rate of diffusion or effusion of any gas is inversely proportional to the square root of density of the gas. Square root of density of that gas. अभी क्या हो सर, इतना बड़ा स्टेटमेंट लिख दिया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भी बहुत सिंपल सा, बहुत आसान सा। किसी भी गैस के डिफ्यूजन का जो रेट होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ दिस गैस। बस इतना। किसी भी गैस का हम बोल सकते हैं, ये पूरा टर्म लिखना चाहो तो पूरा टर्म लिख सकते हो कि जो क्या होता है, डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अरे भाई ठीक है। किसी भी गैस का जो हमारे पास डिफ्यूजन का रेट है या इफ्यूजन का रेट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इसका रूट ऑफ डेंसिटी के, यानी कि हम बोल सकते हैं रूट डेंसिटी के रेसिप्रोकल हो। ठीक है ना। इसको हम अगले पेज से समझने की कोशिश करते हैं क्या कहना चाहते हैं। सर ऐसे मान लीजिए मैंने बोला सर जो रेट है वो हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रूट ऑफ डेंसिटी। ये तो हमने बोला है, बिल्कुल रूट ऑफ डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ऐसे लगा लो या ऊपर से रूट लगा लो, बात एक ही है ना। ओके, मान लीजिए, मान के लीजिए सर, मान ये लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास में एक गैस ए है और एक गैस हमारे पास बी है। मैंने एक कंटेनर लिया, मैंने एक कंटेनर ले रखा है इस तरह से, ठीक है सर। मैंने एक दूसरा कंटेनर ले रखा है इस तरह से, ठीक है सर। यहाँ पर मेरे पास गैस ए है वो निकल रही है, यहाँ पर मेरे पास गैस बी है वो निकल रही है। मान लीजिए ए का जो निकलने का रेट है वो आर ए है, बी का निकलने का रेट क्या है, आर बी। ए की जो डेंसिटी है वो डी ए है, बी की जो डेंसिटी है वो डी बी है। तो अगर हम पूछे यहां से, अगर हम यहां से पूछे कि ए का जो रेट है वो क्या होगा, ए का जो रेट है वो क्या होगा, तो हम ये बोल सकते हैं रेट ऑफ ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ डी ए। सिमिलरली रेट ऑफ बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ डी बी। यही है, बिल्कुल। तो इसको हम इक्वेशन 1 बना सकते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 बना सकते हैं। हम कर सकते हैं भाई इक्वेशन 1 एंड 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो दोनों को हम क्या कर सकते हैं, आर ए अपॉन आर बी कर दूं मैं, क्या होगा, यहां से तो कांस्टेंट आएगा,
कांस्टेंट दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा 1/√DA डिवाइड बाई 1/√DB, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो यहां से फॉर्मूला क्या हो जाएगा RA/RB इज इक्वल टू, ये √DB कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, और √DA कहाँ आ जाएगा नीचे। तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा फाइनली, हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा फाइनली क्या, RA/RB इज इक्वल टू √DB/√DA। आई होप इतना बात आपको समझ में आ रही होगी। इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी हो गया है ना, इन टर्म्स ऑफ क्या हो गया डेंसिटी। तो यहां पर आपको ये पता भी होना चाहिए कि भाई DA क्या है, दिस इज द डेंसिटी ऑफ B, और DA क्या है, इट इज द डेंसिटी ऑफ A। RA क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ A, और RB क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ B। अच्छा यहां से एक फॉर्मूला और आता है, एक फॉर्मूला और करते हैं भाई। यहां से हम बोल सकते हैं, हमने अभी फॉर्मूला क्या निकाला RA/RB इज इक्वल टू √DB/DA, यही आया था बिल्कुल। we know अगर हम बात करें किसी भी वेपर डेंसिटी की, किसी भी गैस की डेंसिटी, यानी कि हम बोल सकते हैं वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, वो इक्वल होता है हमारे पास, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मोलर मास डिवाइड बाई 2K। अगर ऐसा है तो क्या सर हम ऐसा लिख सकते कि RA/RB इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ B क्या हो जाएगा भाई, डेंसिटी ऑफ B हो जाएगा उसका D का मोलर मास डिवाइड बाई 2, और डेंसिटी ऑफ A क्या हो जाएगा A का मोलर मास डिवाइड बाई 2, और हम पता है भाई यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो फाइनली आंसर क्या बचेगा हमारे पास, फाइनली आंसर बचेगा RA/RB इज इक्वल टू, यहाँ से क्या बचा MA/MB/MA, बस यही कहानी बची हमारे पास, यही कहानी हमारे पास बचती है कि हमारे पास A और B के डिफ्यूजन का रेट या फिर डिफ्यूजन के रेट का हम क्या देखते हैं, रेशियो देखते हैं, तो वो डेंसिटी के इस तरह से रिलेशन होता है और उनके मोलर मास का इस तरह से रिलेशन होता है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, और लेक्चर भी ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम कोई क्वेश्चन करना चाहें तो हम क्वेश्चन भी कर सकते हैं ना, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अब इतनी देर का लेक्चर हुआ है तो थोड़ा देर और से एक क्वेश्चन और साथ में करते हैं। हमसे कहा जाता है फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ diffusion of N2 and O2 gas, N2 and O2 gas। इस क्वेश्चन का मतलब मैं बता देता हूं। इस क्वेश्चन का मतलब ये कह रहा, मान लीजिए हमारे पास में एक N2 गैस है और हमारे पास में एक O2 गैस है, हम दोनों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो कौन सी गैस ज्यादा तेज जाएगी और कितना तेज जाएगी, यानी कौन सी गैस जल्दी निकलेगी और कितनी तेज निकलेगी, बस ये जानना चाह रहे हैं। अब N2 की जगह एक काम करता हूँ, N2 की जगह H2 ले लेते हैं, ज्यादा अच्छे से क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा, फिर आप कैलकुलेशन की प्रॉब्लम करोगे। वरना हमने एक ले लिया N2 H2 और एक ले लिया O2, सॉल्यूशन करता है, ठीक है। हमने अभी जाना कि किसी भी A का जो रेट होता है और B का जो रेट होता है, उनका जो रेशियो होता है ना, वो इक्वल होता है रूट ऑफ P की डेंसिटी बट्टे A की डेंसिटी, या फिर B का मोलर मास बट्टे A का मोलर मास, यही तो है। बिल्कुल, हमें डेंसिटी तो दे नहीं रखी, बिल्कुल नहीं दे रखी, मोलर मास भी नहीं दे रखा, लेकिन मोलर मास हमको आता है निकालना। कैसे करेंगे भाई, हम यहाँ से ये कर सकते हैं सर, जो हमारे पास O2 है या फिर H2 ले लो, H2 का रेट बटे O2 का रेट बराबर, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, यहाँ पर क्या O2 का मोलर मास डिवाइड बाई H2 का मोलर मास, कर ही सकता हूँ बिल्कुल। और मोलर मास मुझे निकालना था भाई, ऑक्सीजन का जो मोलर मास होता है
वो कितना होता है, ऑक्सीजन का मोलर मास होता है हमारे पास 16 और हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है 1। तो यहां से हमें पता है हमारे पास ऑक्सीजन कितनी है, 2 है। हमारे पास ऑक्सीजन कितनी है भाई, 2 है। एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, 2 का कितना हो गया 32, तो √32 डिवाइड बाई हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहां से हम निकाल सकते हैं भाई रेट ऑफ H2 डिवाइड बाई रेट ऑफ O2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 16 दूनी 32, मतलब कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा √16, और √16 की वैल्यू तो आपको पता कितनी होती है 4। इट मीन्स RH2 बराबर हो जाएगा 4 × RO2। बस भैया यही जानना चाह रहे थे। इस तरह के क्वेश्चन में हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम O2 को और H2 को एक साथ बाहर करते हैं, एक साथ क्या करते हैं रिलीज करते हैं सेम टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पर, तो उनके जो रेट का जो रेशियो आएगा वो इतना आता है, कितना आता है 4:1 आता है। या फिर हम बोल सकते हैं कि जितनी देर में O2 बाहर जाएगा, जितना O2 बाहर जाएगा उससे 4 गुना ज्यादा कौन जाएगा, हमारा हाइड्रोजन वहां से इफ्यूज हो जाता है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, इतनी चीजें क्लियर होंगी। तो अब तक हमने जो भी किया है भाई, गैस क्या होता है, गैसेस स्टेट क्या होता है, गैस से रिलेटेड जितने भी लॉज होते हैं वो हमने पढ़ लिए हैं, चाहे वो वर्ल्स लॉ हो, चार्ल्स लॉ हो, गैलो-सैक्स लॉ हो, एवोगाड्रोस लॉ हो, आइडियल गैस इक्वेशन हो, या ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ डाल्टन्स लॉ, ये सारे के सारे कर चुके हैं। अब अगले लेक्चर में हम करने वाले हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, यानी गैसेस की कुछ थ्योरी होती है तो काइनेटिक थ्योरी को हम पढ़ेंगे। फिर हमारे पास वॉन डर वाल इक्वेशंस वगैरह रहेगी। फिर हमें पढ़ना है उसमें जो वेलोसिटी होती है, चाहे मोस्ट पावर वेलोसिटी हो, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हो, एवरेज स्पीड हो, ये सारी की सारी हमें पढ़नी है ना। फिर उसके बाद क्रिटिकल फिनोमेना पे जाएंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल आपका क्या होता है प्रेशर होता है, इन सबसे क्वेश्चन है उनको भी पढ़ेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे आप ऑब्जेक्टिव हो चाहे थ्योरेटिकल हो, क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नई टॉपिक नई एनर्जी के साथ। फिलहाल इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। बस आपसे एक ही उम्मीद करना चाहते हैं कि भाई लेक्चर को शेयर कीजिए ताकि मुझे भी मेहनत करने में अच्छा लगे और आपको पढ़ने में भी अच्छा लगे, इंटरेस्ट आए। बहुत सारी चीज़ें आपका सारा का सारा सिलेबस कराने की कोशिश करें। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।